हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं एंड आप करंटली क्लास 12th में हैं देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द डे 18 एंड 19 ऑफ आर 90 डेज रिविजन। एंड आज का जो टॉपिक है हमारी रिविजन का दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस जिनको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपने 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपका एम है कि आपको फिजिक्स के पेपर में बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो आप इस 90 डेज रिविजन को जरूर फॉलो करना। ये आपको इतनी ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो अब बहुत तारीफ हो गई इस रिविजन प्लान की, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, हमें पता है 4 मार्क्स के आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। सबको पता है द पैटर्न, आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद यू हैव टू कम बैक एंड सी कि क्या जो मैंने अटेम्प्ट करा है सॉल्यूशन दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस और नॉट। अगर आपका वो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको उसका करेक्ट सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है ताकि आप रेडी रहो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, रिवाइज करना है, जिसको मुझे पहली बारी करने में तकलीफ हुई थी, प्रॉब्लम आई थी, राइट। ओके, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आई थी इस रिवीजन में, क्योंकि हम लोग एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते कि एक चैप्टर आज कर रहे हैं अगला चैप्टर कल करें, नहीं। हम लोग एक साथ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। तो अगर आपको आज इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया तो जिस टॉपिक का ये है, आपने ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि अगर मुझे आज इसमें दिक्कत आई तो मैं इसी टॉपिक को आज रिवाइज कर कर सोऊंगा या सोऊंगी। ठीक है, मुझे आज इस टॉपिक को रिवाइज करना ही करना है। उससे अगर हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपके साथ के साथ दिन में 5 अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये रिविजन जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी है आप सब बच्चों के लिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी रीड द फर्स्ट question for you all. Kirchhoff's laws are two rules that deal with current and voltage in the electrical circuits. अब जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर पूरी की पूरी केस को रीड करने से कुछ फायदा नहीं होता है हमारे साइंस के एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो उस टॉपिक से आते हैं, बट कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर आपके केस स्टडी में नहीं होता है, या जो आपको पैराग्राफ ऊपर दे रखा होता है उसके अंदर उसका आंसर जो है वो नहीं होता है। तो इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बार बार ही केस को रीड करने में, वो जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उसको रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ पहली लाइन से पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो किस टॉपिक से होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे पता चल गया कि जो क्वेश्चन होने वाला है वो किरचॉफ लॉ से होने वाला है। ठीक है, आगे उन्होंने केसीएल की स्टेटमेंट दे रखी है, केवीएल की स्टेटमेंट दे रखी है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग एक जंक्शन पर करंट कैन बी लॉस्ट, करंट इज कंजर्व्ड, वोल्टेज इज कंजर्व्ड और रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट। तो हमें पता है कि जो, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल साइड है, जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए, न्यूमेरिकल बेस्ड केस स्टडी भी आ सकती है आपकी। ठीक है, हर तरह की केस स्टडी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ हमें पता है किसी भी जंक्शन पे करंट कैन बी लॉस्ट, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। करंट इज कंजर्व्ड एट एनी जंक्शन। जो आपका करंट है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, यानी कि जितना इनकमिंग करंट है एक जंक्शन पर उतना ही आपका टोटल आउटगोइंग करंट होने वाला है उस जंक्शन से। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन बी, दैट इज द करंट इज कंजर्व। जिस जिस बच्चे ने ये आंसर ठीक दिया था, वेरी गुड, आपको इस क्वेश्चन के आराम से मिल जाएंगे 1 मार्क्स। ठीक है, नाउ
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितनी छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी उतना हमारे लिए जो है वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। इन अ क्लोज सर्किट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ implies दैट। अब आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन इज वोल्टेज कैन बी गेन्ड, सेकेंड इज वोल्टेज कैन बी लॉस्ट, द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज जीरो और द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज कांस्टेंट। इसमें से आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या इंप्लाई करता है? तो ये चीज आपको यहां पर भी मिल जाएगी, दैट द सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज जीरो। तो यहाँ बाय चांस आपको पैराग्राफ ने हेल्प कर दिया, दैट द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज जीरो। दिस इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, वेरी गुड, यू विल बी रिवॉर्डेड विद 1 मार्क्स। जिसको डाउट है, इस टॉपिक को बार बार ही रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम लोग बार बार ही रिविजन में किरचॉफ लॉस के क्वेश्चन मैंने आपको बार बार ही रिपीट कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बार बार ही कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट को हम बार बार ही कर रहे हैं, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द थ्री करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, 4 मार्क्स का होता है ना केस स्टडी वाला क्वेश्चन, तो इसलिए 4 क्वेश्चन है इसके। इफ थ्री करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन आर 5 एम्पियर, नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज अ जंक्शन, और इस जंक्शन पे उन्होंने बोला है हमें 3 करंट्स एंटर कर रहे हैं। एक करंट एंटर कर रहा है 5 एम्पियर, एक करंट एंटर कर रहा है 3 एम्पियर, एक करंट एंटर कर रहा है 2 एम्पियर। देन व्हाट इज द करंट लीविंग द जंक्शन? इस जंक्शन से निकलने वाला करंट आपको बताना है। तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ करंट कहता है जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट होने वाला है। तो 5 + 3 + 2 विल गिव यू 10 एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 10 एम्पियर। जो आपका आउटगोइंग करंट है, जो लीविंग द जंक्शन है, दैट इज 10 एम्पियर, ठीक है। अगर आपने 10 एम्पियर आंसर करा है, यू विल गेट 1 मार्क्स, नहीं करा है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। Now, next question. When applying Kirchhoff's voltage law in a circuit loop, the voltage across resistors is considered. जब आप वोल्टेज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हो एक सर्किट लूप के अंदर, तो जो वोल्टेज होती है अक्रॉस द रेजिस्टर्स, क्या आप उसको क्या कंसिडर करते हो? आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हो, नेगेटिव कंसिडर करते हो, जीरो कंसिडर करते हो, या कांस्टेंट कंसिडर करते हो? थोड़ा सा सोच कर करने वाला क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा आराम से शांत मन से सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हम लोग थोड़ा ध्यान से देंगे, ठीक है। हमें पता है कि एक लूप, अगर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं पोटेंशियल को, और अगर करंट और लूप ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर्स को। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ऑप्शंस में है, तो हम दोनों ही जो है वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हर बारी पॉजिटिव नहीं लेते और हर बारी नेगेटिव नहीं लेते। एंड जीरो भी जो है वो नहीं होगा इसका आंसर। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी कांस्टेंट, कि एक वोल्टेज जो है आपकी रेजिस्टर के अक्रॉस, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको हम लोग एक कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कांस्टेंट। अगर आपका 1 मार्क, अगर आपने कांस्टेंट टिक करा है इस क्वेश्चन में तो यू विल गेट 1 मार्क, अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करके जरूर देखेंगे, ठीक है। आई होप सबको पहला केस बेस्ड क्वेश्चन करने में जो है वो मजा आया हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द केस बेस्ड क्वेश्चंस। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक मैग्नेटोस्टैटिक्स, है ना। अ चार्ज पार्टिकल, अब पहली लाइन देख के ही आप टॉपिक बता सकते हो। एक चार्ज पार्टिकल है विच एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। The particle experiences a magnetic force and undergoes circular motion. Due to this force, the radius of this circular path can be determined using the formula. आपको radius का formula दे रखा है जहाँ पे m is the mass, v is the velocity, q is the charge and b is the magnetic field strength. Okay, again pause the video, try the question number 1 and 2, pause करके एक बारी वीडियो को देखो, क्वेश्चन को ट्राई करो, देन उसके बाद कम बैक टू सी द सॉल्यूशन कि क्या मैंने क्वेश्चन को सही तरीके से समझा था
क्या मुझे इस कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। Question number 1. In a uniform magnetic field, a charged particle moving in a circular path indicates. अगर एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में इंडिकेट अगर मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है आपको बताना है। द फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। The second is the magnetic field is increasing. The third is speed of the particle is changing, या फिर the mass of the particle is variable। एक बारी बहुत ध्यान से सोच कर क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है? जल्दी से ट्राई करो सब। Okay, so let us see what will be the answer. Now, if it is moving in a circular path, अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि जब भी वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। द मास ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, ये भी जो है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना? एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिए है आपको, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही केस किस चीज का दिया है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक ही ऑप्शन इसमें आपका सही बचता है, दैट द फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो आपका फोर्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और डायरेक्शन कांस्टेंट कैसे रहती है, दैट इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इसीलिए इसका आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज द फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर सब बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक करा है, सो दे विल गेट 1 मार्क्स, ठीक है? और अगर किसी को अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो एक बारी इस कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे अपने नोट्स से, ठीक है? और अगर आपको आपके नोट्स में सफिशिएंट नहीं एक्सप्लेनेशन हैं आपके नोट्स में, आपको लगता है कि मेरे नोट्स अच्छे नहीं हैं थ्योरेटिकल वाले अपने जो आपने बनाए हैं पढ़ते वक्त, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला टॉपिक जो है, इसमें हम थोड़े से वीक हैं, इसमें आप अगर आप एक वीडियो बना दो तो बहुत बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है विच कॉन्सेप्ट्स आर देयर जिसके अंदर यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, एंड देन आई कैन हेल्प यू लेटर ऑन, ठीक है? तो अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है कि मैम मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, किसी को एसी में दिक्कत है, किसी को ईएमआई में कोई मिस कोई कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, किसी को सीरीज एलसीआर सर्किट समझ नहीं आ रहा, तो कोई भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड देन विल सी हाउ वी कैन हेल्प यू ऑल, ठीक है? चल, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी। नाउ दिस इज अ इजी क्वेश्चन, वी नो आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। अगर आप बी को इंक्रीज कर रहे हो बट बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो बी को इंक्रीज करने से रेडियस क्या हो जाएगा, द रेडियस विल डिक्रीज। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन बी करेक्ट दिया है, वेरी गुड। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन ये, बट डेफिनेटली थोड़ा सा आपको जो है क्या करना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? Question number 3, the frequency of the circular motion of the charged particle is given by। अब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है चार्ज पार्टिकल की, क्या होती है? तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास चार्ज पार्टिकल की, वो क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम लोग? हमें पता है टाइम पीरियड इज कितना, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ वन सर्कल डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, राइट? टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें पता है वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाय वेलोसिटी, राइट? एंड अभी हमने आर का एक्सप्रेशन क्या देखा है, आर का एक्सप्रेशन सब बच्चों ने देखा है यहाँ पे एम वी बाई क्यू बी। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, और एक डिनोमिनेटर में v बैठा है, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m बाय
क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमें पता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है मैम, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। So the correct answer of this question will be A part, that is QB by 2 pi m. The frequency of the circular motion of the charged particle is QB divided by 2 pi m. Okay. Question number 4. The centripetal force required for circular motion in this scenario is provided by. Now, this is a very easy question. ना तो gravitational, ना तो electric, ना तो frictional. The correct answer is magnetic force. जिस जिस बच्चे ने magnetic force करा है, very good. जिस जिसने नहीं करा है, concepts को revise करने की अभी भी बहुत जरूरत है आप सबको, ठीक है? चलिए, let's move to question number 3. The case-based question number 3. द एटॉमिक न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एटॉमिक न्यूक्लियस वर्ड पढ़ते ही हमें समझ आ गया ये किस में से होने वाली है, केस बेस्ड क्वेश्चन, न्यूक्लियाई में से होने वाला है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइंस द एलिमेंट्स आइडेंटिटी while the number of neutrons affects the stability of the nucleus. Different isotopes of an element have the same number of protons but different number of neutrons. Basic concepts जो सब हमें पता है वही आपको पैराग्राफ में बता रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस। हमें पता है कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो द आंसर इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन 1 सही दिया है, वेरी गुड। बाकी और कोई भी आंसर जो है दैट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। What determines the identity of an element? एक एलिमेंट की आइडेंटिटी हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो हमें पता है एक एलिमेंट की आइडेंटिटी पता चलती है हमें उसके एटॉमिक नंबर से, एंड ये जो एटॉमिक नंबर है दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। So the correct answer for this question will be option C, that is number of protons, right? चलिए, now question number 3. Isotopes of an element differ in the number of. अब हमें पता है isotopes जो होते हैं एक एलिमेंट के, उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, राइट, बट उनका मास नंबर अलग होता है। उनका Z सेम है बट A डिफरेंट है। तो अगर Z सेम है तो प्रोटॉन्स तो सेम है, ए डिफरेंट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं आइसोटोप्स के अंदर। सो द करेक्ट आंसर विल बी न्यूट्रॉन्स, दैट इज ऑप्शन सी। दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनके जो है वो न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 4 ऑफ दिस केस बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर क्या सेम होता है, they have different atomic numbers, nahi. They have the same mass number, that is also wrong. They exhibit different chemical properties or they have the same number of neutrons. तो अभी हमने देखा कि neutrons different होते हैं। So the correct answer for this question will be they exhibit different chemical properties. उनकी chemical properties जो हैं वो different होती हैं isotopes के अंदर। तो जब भी आपके case based questions में MCQs हैं तो आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड को जरूर यूज करो, उससे आपके जो चांसेस हैं करेक्ट आंसर तक पहुंचने के वो बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। एलिमिनेशन मेथड आप सोचो कि इनमें से कौन कौन सी चीजें गलत है और जो एक चीज बच जाएगी, अगर आप उसमें हल्के से कंफ्यूज भी थे लेकिन आपको पता है कि बाकी 3 ऑप्शंस तो डेफिनेटली गलत हैं, सो सी ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट होने वाला है। दैट मेथड इज द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अगर आपने ये आंसर दिए हैं सो यू विल बी रिवॉर्डेड विद 1 मार्क ईच फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली आपके बाकी पेपर के लेवल से इजियर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको आराम से एकदम शांत मन से जितने केस बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए आपके लिए हमने इतने सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस लाई थी। नाउ एज यूजुअल सबको पता है कि मैं जब भी अपना वीडियो एंड करती हूँ आई गिव यू 2 डेरिवेशंस एज होमवर्क, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिनके आने की आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू टू प्रैक्टिस। नाउ सबसे पहले आपको यूज डिफाइन करना है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। तो आपको फैरेड को डिफाइन करना है कि फैरेड कैपेसिटेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। Then second is obtain the expressions for the capacitance of a parallel plate capacitor। एक parallel plate capacitor की capacitance आती है A epsilon नॉट बाई D। ये आपको जो है डिराइव करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। एंड ऑप्शन सी इज, oh sorry, part C is derive the expression for the effective capacitance of a series combination of n capacitors। मतलब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, n नंबर है इनका, तो उसकी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होने वाली है वो आपको जो है डिराइव कर कर दिखाना है। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे। अब वो टाइम नहीं है जहां पे एक डेरिवेशन आपकी 5 मार्क्स की आती थी, चला गया है वो ट्रेंड। अब आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के अंदर आते हैं, और जो डेरिवेशंस है उनके जो मार्क्स है वो कम कर दिए गए हैं, क्योंकि नाउ दे एक्सपेक्ट कि डेरिवेशन इज समथिंग विच यू नो, राइट, जो आप लर्न कर कर आ रहे हो। तो उसको अब वो इतने मार्क्स जो है अवॉर्ड नहीं करते हैं। इंस्टेड वो अब बोर्ड जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस देने लग गया है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि जहां पे आपको डेरिवेशंस के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एंड द सेकेंड इज वो अब देने लग गए हैं मोर न्यूमेरिकल्स, जहां पे आपने जो डेरिवेशंस में एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, जो आपने थ्योरी पढ़ी है, उसको आप रियल लाइफ क्वेश्चंस में अप्लाई करके वैल्यूज निकाल सको। ठीक है, तो अब उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको बार बार ही दिया जा रहा है कि जो डेरिवेशंस है उनको डेफिनेटली करके जाओ, क्योंकि डेरिवेशंस इज समथिंग जो मार्क्स तो कैरी करते ही है, राइट। बट ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है आपने जो हमें पता है कि कॉन्सेप्ट्स को हिट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आपको बार बार ही कहा जाता है पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, खुद से अटेम्प्ट करना सीखो क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं है कि एक आपको एक बुक दे दी और इसी किताब से पेपर आएगा। नहीं, ये वो नहीं है कि अब एक ही किताब से पेपर आ सकता है आपका। फिजिक्स का पेपर इज दुनिया जहान में कहीं से भी अगर आपके क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस से उनको कोई क्वेश्चन मिल गया तो वो क्वेश्चन आपको दे देंगे। ठीक है, तो गया अब वो ट्रेंड जहां पे वही 4 क्वेश्चन घूम घूम के आते थे। ठीक है, तो 2 डेज की वीडियो है ये, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर डेरिवेशन विच आई हैव गिवन, अगेन अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये देखो, अब ये डेरिवेशन जो है वो 5 मार्क्स की क्यों है, क्योंकि इस डेरिवेशन के में उन्होंने इतने सारे पार्ट्स पूछे हैं आपसे। derive the relation between the distance of the object, distance of the image and radius of curvature of a convex spherical surface। तो एक convex spherical surface के लिए आपसे उसने u v और r के बीच में रिलेशन पूछा है। when refraction takes place from a rarer medium of refractive index to a denser medium of refractive index and the image produces real। तो आपको पहले वो पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टेट द assumptions एंड कॉन्वेंशंस ऑफ साइंस यूज्ड। आपने क्या साइन कॉन्वेंशन यूज करे आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और आपको जो आपने assumptions एज्यूम करे हैं वो भी आपको जो है वो लिखने हैं इसके अंदर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे 6 केसेस हैं जिसके अंदर हमने ये डेरिवेशंस जो हैं वो करी हैं। आई होप सबको वो 6 के 6 केसेस अच्छे से लर्न हो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आएंगे तो सीधा बहुत ज्यादा मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो डेरिवेशंस कभी भी छोड़ के नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो आती हैं और आपने ये चीज करी कि छोड़ो कौन लर्न करेगा, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको बाद में बहुत गिल्ट, बहुत रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप ये चीज सोचो कि इतने मार्क्स को क्या आप जो है उस पर रिस्क लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहेगा, कोई भी नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जितना आप गुड़ डालोगे उतना आपका जो है वो रिजल्ट मीठा आने वाला है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपके पास रिजल्ट अच्छा आने वाला है। यही चीज सोचकर आपको जो है अपनी तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है,
तो आज का सेशन अगर आप सबको अच्छा लगा हो, आज जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हो उसको करने में आपको मजा आया हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, कमेंट करके बताना और कैसी वीडियोस चाहिए आपको, ठीक है, किस किस टॉपिक को कवर करना है मुझे। आपको कोई डाउट तो नहीं है किसी चीज में, वीडियो सेशंस कैसे लग रहे हैं, कुछ भी यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू। And thank you so much for watching. Share this video with all your friends. Help everyone to score good. ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली भगवान जी भी क्या कहेंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं, इतना बच्चे ने मेरी मेहनत करी है, तो ये तो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो बच्चा डिजर्व करता है। ठीक है, तो चलिए, नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय टिल देन।